स्टार्ट। कैसे हैं बच्चों? शायद आप अच्छे होंगे। मैं नागरिक शास्त्र के पाठ 2 संघवाद के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा है इसमें संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य, उसके अलावा भारत में विकेंद्रीकरण, इन सब पर चर्चा करूंगा। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। आप देखेंगे कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा को हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आगे भाषाई राज्य। हमारे देश में जो कुछ राज्य बने हैं उनका भाषा के आधार पर गठन हुआ है। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 47 में देश आजाद हुआ। उस वक्त से लेकर 2006 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार भी फिर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसमें अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और नए प्रांत बन गए। इन प्रांतों के नाम कुछ भाषाओं के आधार पर रखे गए हैं। जैसे पंजाब का नाम पंजाबी भाषा पर, असमिया भाषा पर असम का, कन्नड़ भाषा पर कर्नाटक, तमिल भाषा पर तमिलनाडु। इस तरह के बहुत से राज्य भाषाई आधार पर गठित किए गए हैं। भारत की भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। देखिए, हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में बहुत बड़ी परेशानी होती है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को, यानी हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कुल 22। केंद्र सरकार को किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ श्रीलंका का नाम इसलिए आ गया कि श्रीलंका ने जबरदस्ती सिंगली भाषा थोपी, लेकिन भारत ने जबरदस्ती हिंदी भाषा नहीं थोपी। सरकार के संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। 1990 के बाद से स्थिति में काफी बदलाव हुआ। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गठबंधन सरकार की शुरुआत की। क्योंकि किसी एक दल को जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब अनेक पार्टियां दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। 1990 के बाद से
यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार का क्या मतलब होता है? गठबंधन सरकार का अभिप्राय है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो अन्य पार्टियों के साथ गठजोड़ करती है। तो इस प्रकार की जो सरकार बनती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और गठबंधन सरकार के सारे लोग जो हैं वो सरकार बना लेते हैं, लेकिन यह स्थायी सरकार नहीं रहती और ये ठीक से अच्छे ढंग से काम नहीं करती। केंद्र सरकार पर मनमाने ढंग से ये गठबंधन सरकारें जो हैं वो दबाव बनाती रहती हैं, जिसके कारण जनता का विशेष लाभ नहीं होता है। केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में 2 कार्टून दिए गए हैं। एक कार्टून में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिखाया गया है जो राज्यों को शक्तियों का बंटवारा करती हुई दिखाई दे रही हैं, और दूसरे कार्टून में गठबंधन सरकार में के तहत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखाया गया है, जिन्होंने बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन सरकार को चलाया था। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि भारत में केंद्रीय विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण में हम देखते हैं कि संघीय सरकार जो है 2 या 2 से अधिक स्तरों पर काम करने वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा की, लेकिन बाद में चलकर, थोड़े समय बाद में चलकर, यानी कि 1992 में इसके लिए कदम उठाया गया। और वो कदम उठाया गया कि संविधान में 73वां संशोधन किया गया, 73 संशोधन किया गया, जिसमें ये हुआ कि तीसरे स्तर की सरकार को भी प्रभावी बनाया जाए। इसी को पंचायती राज कहते हैं। महात्मा गांधी का ये सपना था कि जब देश आजाद हुआ था तो वो ये चाहते थे कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में 1992 में ये काम को प्रभावी बनाया गया। इस शक्तिशाली जो 73वां जो संशोधन हुआ, इसमें क्या प्रावधान निकले वो देखिए। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। इससे पहले क्या था कि हमारे देश में स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव कराना कोई जरूरी नहीं समझते थे और उसे टाल मटोल में लगे रहते थे। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी कि जो तबका दबे कुचले रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। कम से कम 1/3 यानी 1/3 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो सही से शासन करने में दक्ष होती हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, जिसकी देखरेख में चुनाव होते हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना होता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि महात्मा गांधी का ये सपना था कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, इसको कुछ क्षेत्रों में प्रधान और कहीं कहीं इसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। और एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत जो है गांव के छोटे मोटे झगड़ों को निपटान करती है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? गांव के जितने भी सदस्य हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और वे एक चुनाव में भाग लेकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और उसके बाद ही आगे काम चलता है।
साल में कम से कम 2 या 3 बैठकें होती हैं जिसमें इसके कामकाज की समीक्षा होती है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय व्यवस्था है और नगर पालिका कस्बों में और नगर निगम महानगरों में बनाए जाते हैं। महानगरों में नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है, जबकि नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। इसके साथ ही इस पाठ को हम यहीं पर विराम करते हैं।